हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फार्मेसी लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम रिनल सिस्टम का 2 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें एक्यूट किडनी डिजीज देखा था, क्रॉनिक किडनी डिजीज। एक्यूट किडनी डिजीज जो है सडनली किडनी डैमेज होता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज जो है किडनी धीरे धीरे डैमेज हो जाता है। तो आज हम रिनल डायलिसिस देखेंगे। देखो, रिनल सिस्टम का जो टॉपिक है सीक्वेंस में है। पहले हम देखा था कि एक्यूट किडनी डिजीज सडनली किडनी डैमेज हो जाता है, एंड क्रॉनिक किडनी डिजीज किडनी धीरे धीरे डैमेज होता है, और किडनी धीरे धीरे डैमेज होने के बाद लास्ट स्टेज पर पहुंच जाता है तो किडनी फंक्शन करना ही बंद कर देता है। उस कंडीशन में रिनल डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। किडनी ट्रांसप्लांट जो है रिनल डायलिसिस के कंपेयर में कॉस्टली होता है, तो पेशेंट ज़्यादातर चूज़ करता है रिनल डायलिसिस। तो आज हम देखेंगे डायलिसिस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डिटेल्स में देखेंगे। चलो देखते हैं डायलिसिस। डायलिसिस की डेफिनेशन क्या है। डायलिसिस इज़ अ मेडिकल प्रोसीजर। ये एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें मशीन के थ्रू ब्लड को फिल्ट्रेशन किया जाता है। एक प्रोसीजर है, ये ड्रग्स नहीं है, याद रखना, ये एक मेडिकल प्रोसीजर है। डेट रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा फ्लूइड एंड टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड। जिस प्रोसीजर से क्या जाता है, मशीन के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा फ्लूइड एंड टॉक्सिन्स को ब्लड से निकलवा देते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन, एक्स्ट्रा फ्लूइड, हमारे बॉडी में एक्सेस फ्लूइड जमा हो गया, जैसे टॉक्सिन जैसे लिथियम, मिथाइलिन, ग्लाइकोल बॉडी के लिए टॉक्सिसिटी पैदा करते हैं, तो इसलिए ब्लड से फिल्ट्रेशन करना जरूरत होता है। तो मशीन के थ्रू ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा फ्लूइड एंड टॉक्सिन्स को रिमूव किया जाता है। व्हेन द किडनीज आर नॉट एबल टू डू देयर नॉर्मल फंक्शन, जब किडनी नॉर्मल फंक्शन कर नहीं पा रहे, फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रहे, तब ये प्रोसीजर की ज़रूरत होता है। तो डायलिसिस की ज़रूरत कब होता है। डायलिसिस इज नीडेड व्हेन द किडनीज फेल एंड कैन नो लॉन्गर परफॉर्म देयर एसेंशियल फंक्शन। डायलिसिस तब ज़रूरत होता है जब किडनी फेल हो जाता है, किडनी फिल्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, किडनी के हर एक सेल डैमेज हो जाता है, एंड कैन नो लॉन्गर परफॉर्म देयर एसेंशियल फंक्शन। और किडनी लंबा दिन तक फंक्शन नहीं कर पाएगा जो एसेंशियल फंक्शन है फिल्ट्रेशन करने का। वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड, एंड ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव नहीं कर पा रहे, एक्सेस फ्लूइड जो जमा हो गया, ये फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रहे, रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, तो डायलिसिस की ज़रूरत होता है। तो इंडिकेशन देखते हैं। इंडिकेशन फॉर डायलिसिस। इंडिकेशन फॉर डायलिसिस का मतलब होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि डायलिसिस की ज़रूरत है, मतलब पेशेंट की बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएगा, किस कंडीशन पर हमें पता चलेगा कि डायलिसिस की ज़रूरत है और पेशेंट को। किडनी डिजीज, एक्यूट किडनी डायलिसिस हमने जो पढ़ा था, एक्यूट किडनी डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज। तो एक्यूट किडनी डिजीज में क्या होता है, पेशेंट की बॉडी में क्या क्या चेंजेस होता है, ब्लड में क्या चेंजेस होते हैं, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। तो पहला है एसिडोसिस। एसिडोसिस की कंडीशन में डायलिसिस कराना पड़ता है। सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, pH 7.1 से कम होता है, नॉट रेस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट। जब ब्लड में एसिड के अमाउंट बढ़ जाता है, एसिड के अमाउंट मतलब हम जानते हैं कि नॉर्मल हमारा ब्लड के pH कितना होता है, 7.35 से 7.45 होता है, रेंज होता है 7.35 से 7.45 के बीच। और ब्लड के pH कब गिर जाता है, जब हमारे बॉडी में जो बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट के जो ब्रेकडाउन है डिक्रीज होता है, मतलब बाइकार्बोनेट बॉडी में कम बन रहा है, तो इस कंडीशन में pH भी कम बनेगा। और pH और एसिड वाइस वर्सा होता है, अगर pH की वैल्यू गिर रहा है तो एसिड की अमाउंट जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो pH 7.1 से कम मतलब एसिड ज़्यादा। अगर ब्लड में pH के अमाउंट 7.1 से कम होता है तब पेशेंट ड्रग से रेस्पॉन्ड नहीं करते। इस कंडीशन में डायलिसिस की ज़रूरत होता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कंडीशन पर जैसे किडनी पेशेंट की बॉडी में क्या होता है, पोटेशियम बॉडी में इंक्रीज होता है। पोटेशियम 6.5 MEQ पर लीटर से अगर ज़्यादा होता है, उस कंडीशन में डायलिसिस की ज़रूरत है। इंटॉक्सिकेशन, मिथानॉल, इथाइलिन ग्लाइकोल, लिथियम अगर ब्लड में होता है, तो मिथानॉल, इथाइलिन ग्लाइकोल, लिथियम जो है एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, अगर ब्लड में रहता है, ये रिमूव करना ज़रूरी होता है, तो उस कंडीशन में डायलिसिस की ज़रूरत होता है। तो डायलिसिस की ज़रूरत कब होती है, एसिडोसिस की कंडीशन पर, अगर ब्लड में pH 7.1 से कम हो रहा है तो उस कंडीशन में डायलिसिस की ज़रूरत है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, पोटेशियम के अमाउंट अगर 6.5 से ज़्यादा है पोटेशियम की वैल्यू, तो उस कंडीशन पर ज़रूरत है। इंटॉक्सिकेशन,
इंटॉक्सिकेशन के कंडीशन पे ज़रूरत है। इंटॉक्सिकेशन जैसे मिथानॉल, इथाइलिन ग्लाइकोल, लिथियम अगर ब्लड में है, पॉइजनस सब्सटेंस, ये एक पॉइजनस सब्सटेंस है, अगर ये सब ब्लड में है तो डायलिसिस की ज़रूरत होता है। और किस कंडीशन में? फ्लूइड ओवरलोड, अगर फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, अगर पानी ज़्यादा जमा हो रहा है। पल्मोनरी एडेमा नॉट रेस्पॉन्डिंग टू द डायूरेटिक्स, हम जानते हैं कि किडनी डिजीज़ के पेशेंट में अगर सीवियर किडनी डिजीज़ हो जाते हैं तब क्या होता है, लंग्स में पानी जमा हो जाता है। उस कंडीशन में डायूरेटिक्स ड्रग्स दिया जाता है ताकि लंग्स से जो है पानी निकल जाए। लेकिन पेशेंट अगर डायूरेटिक्स से भी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, लंग्स में पानी निकल नहीं पा रहे हैं डायलिसिस ड्रग्स देने पर भी, उस कंडीशन में डायलिसिस की ज़रूरत है। यूरेमिया, अगर ब्लड में यूरिन के अमाउंट ज़्यादा हो जाते हैं। देखो हर एक पर्सन की बॉडी में क्या होता है, ब्लड में यूरिन होता है लेकिन लिमिटेड अमाउंट में होता है। अगर ब्लड में ज़्यादा अमाउंट ऑफ यूरिन होता है तो इस कंडीशन में डायलिसिस की ज़रूरत है। तो अभी देखेंगे क्रोनिक किडनी डिजीज़ में, क्रोनिक किडनी डिजीज़ पेशेंट में किस कंडीशन में डायलिसिस की ज़रूरत होता है। एक्यूट किडनी डिजीज़ में हमने देखा है एसिडोसिस की कंडीशन पर, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की कंडीशन पर, इंटॉक्सिकेशन की कंडीशन पर, फ्लूइड ओवरलोड की कंडीशन पर एंड यूरेमिक कंडीशन पर। एंड क्रोनिक किडनी डिजीज़ पर एक ही देखेंगे यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अगर नॉर्मल एक हेल्थी पर्सन का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्रोनिक किडनी डिजीज़ में। देखो ये वीडियो देखने से पहले एक्यूट किडनी डिजीज़ एंड क्रोनिक किडनी डिजीज़ का वीडियो देखकर आओ, क्योंकि यहाँ पर एक्यूट किडनी डिजीज़ एंड क्रोनिक किडनी डिजीज़ रिलेटेड ही पढ़ेंगे, तो इसलिए एक्यूट किडनी डिजीज़ एंड क्रोनिक किडनी डिजीज़ का वीडियो देख के आओ। क्रोनिक किडनी डिजीज़ में इंडिकेशन कैसे पता चलेगा कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ पेशेंट में डायलिसिस की ज़रूरत है। अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 10 से 15 ml पर मिनट से कम है। नॉर्मल एक हेल्थी पर्सन का GFR रेट कितना होता है, 90 ml मिनिमम रेट पर, और 90 ml से ज़्यादा होता है। लेकिन 10 to 15 ml पर मिनट से कम अगर फिल्ट्रेशन रेट हो रहे हैं तो उस पेशेंट में किडनी काम ही नहीं कर रहा है। और उसके साथ सिम्टम्स भी है नोसिया, वॉमिटिंग, स्वेलिंग, ब्रीथलेसनेस। GFR रेट 10 से 15 ml से कम और उसके साथ सिम्टम्स भी है पेशेंट में नोसिया, वॉमिटिंग, स्वेलिंग, ब्रीथलेसनेस, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, नोसिया हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, उस कंडीशन में डायलिसिस की ज़रूरत है। तो अभी हम देखेंगे टाइप्स। डायलिसिस के कितना टाइप्स होता है। डायलिसिस में 2 टाइप्स होते हैं, एक है हीमोडायलिसिस और दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस जिसमें मशीन की ज़रूरत होती है और पेरिटोनियल डायलिसिस मशीन की ज़रूरत नहीं होती है, ये बॉडी के अंदर ही किया जाता है ब्लड को फिल्ट्रेशन। हीमोडायलिसिस को बॉडी के बाहर ब्लड को लाया जाता है फिल्ट्रेशन कराने के लिए। तो अभी हम देखेंगे हीमोडायलिसिस। इसमें हम डायग्राम भी देखेंगे, डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, क्योंकि ब्रेन में एक इमेज आ जाएगा कि कैसे कैसे हो रहा है हीमोडायलिसिस, कैसे किया जाता है। इसलिए तो हीमोडायलिसिस क्या है? इट इज़ अ प्रोसीज्योर व्हेयर ब्लड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ये क्या है? एक प्रोसीज्योर है। हीमोडायलिसिस एक प्रोसीज्योर है जहाँ पर ब्लड से रिमूव किया जाता है, ब्लड से वेस्टेज प्रोडक्ट जो है रिमूव किया जाता है। कैसे फिल्ट्रेशन किया जाता है? पास थ्रू ए डायलिसिस मशीन। तो ये ब्लड को डायलिसिस मशीन के थ्रू पास किया जाता है टू रिमूव वेस्ट, टॉक्सिन एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड। और मशीन के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट, टॉक्सिन एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड जो ब्लड में होता है इसको रिमूव किया जाता है एंड देन रिटर्न टू द बॉडी। और जब मशीन के थ्रू ब्लड प्योर हो जाता है, इस ब्लड को फिर से बॉडी में रिटर्न किया जाता है। पहले क्या करता है, हीमोडायलिसिस प्रोसीजर में ब्लड को पेशेंट की बॉडी से निकाला जाता है और मशीन में फिल्ट्रेशन किया जाता है इस ब्लड को। जब प्योर ब्लड बन जाता है, ये प्योर ब्लड को फिर से रिटर्न किया जाता है पेशेंट की बॉडी में। इट यूजुअली डन 3 to 4 times पर वीक। ये एक वीक में 3 से 4 बार कराना पड़ता है। लेकिन पेरिटोनियल डायलिसिस जो है डेली कराना पड़ता है, और हीमोडायलिसिस जो है 3 से 4 बार कराना पड़ता है 1 वीक में। तो इसका एडवांटेज क्या है? हीमोडायलिसिस का एडवांटेज क्या है? फास्ट एंड इफेक्टिव क्लीनिंग। ये क्या करता है, बहुत फास्टली किडनी से वेस्टेज एंड जो टॉक्सिन से रिमूव कर देते हैं, और ये इफ़ेक्टिव भी होता है, अच्छे से काम भी करता है, फिल्ट्रेशन अच्छे से करता है। इट गुड कंट्रोल ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। और
ये मशीन क्या करता है, फ्लूइड को कंट्रोल में रखता है, इलेक्ट्रोलाइट को कंट्रोल में रखता है ब्लड में। जो ब्लड पेशेंट की बॉडी से लाया गया था, इस ब्लड में फ्लूइड को कंट्रोल में रखता है, फ्लूइड को बैलेंस रखता है, इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस रखता है। तो कॉम्प्लिकेशन क्या है इसका? कॉम्प्लिकेशन मतलब हीमोडायलिसिस करने पर पेशेंट में क्या क्या एडवर्स इफेक्ट आ सकता है, क्या क्या नुकसान हो सकता है। हाइपोटेंशन, पेशेंट की बॉडी से क्या करता है, जल्दी से रेपिडली ब्लड को निकाला जाता है, तो इस कंडीशन में ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, इसलिए हाइपोटेंशन हो जाता है, बीपी अचानक फॉल हो जाते हैं। मसल क्रैम्प, पेशेंट की बॉडी से ब्लड के साथ इलेक्ट्रोलाइट भी निकाला जाता है, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में लो हो जाता है और मसल टाइट हो जाता है। डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम, पेशेंट के बॉडी में क्या होता है, फ्लूइड जो है डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है, मतलब फ्लूइड जो है बॉडी में इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं रहता है। जैसे कि ब्रेन जो है स्वेल हो जाता है। देखो ब्रेन कैसे स्वेल हो जाता है, इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ। डायलिसिस में मेनली क्या होता है, फ्लूइड को पेशेंट की बॉडी से निकाला जाता है। जब फ्लूइड को निकाला जाएगा तब क्या होगा, पेशेंट के ब्लड से जो यूरिया है, यूरिया फास्टली निकल जाता है और ब्रेन से जो है यूरिया स्लोली निकलता है। तो उसी टाइम क्या होगा, ब्लड से यूरिया अगर ज़्यादा निकल रहा है, फास्टली निकल रहा है, तो उसी टाइम ब्लड में लो यूरिया होगा लेकिन ब्रेन में हाई यूरिया होगा, क्योंकि ब्रेन से स्लोली यूरिया निकल रहा है। तो ब्रेन में हाई यूरिया होने की वजह से क्या होगा, फ्लूइड जो है यूरिया की तरफ चला जाएगा। यूरिया की रेट जिस पार्ट्स में ज़्यादा होते हैं उस पार्ट्स में क्या होगा, फ्लूइड अट्रैक्ट कर लेगा, ब्रेन की तरफ फ्लूइड को अट्रैक्ट कर लेगा यूरिया। जैसे कि देखो ऑस्मोसिस जो है, ऑस्मोसिस की वजह से ऐसा होता है, फ्लूइड यूरिया की तरफ चला जाता है। हम क्लास 9, 10, 11, 12 ये सब में पढ़ चुके हैं कि ऑस्मोसिस, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था कि रेसिन यानी कि जो किशमिश है, अगर पानी में भिगा दिया जाता है तो 2-3 मिनट बाद ही क्या स्वेल हो जाता है ऑस्मोसिस के वजह से। ठीक इसी तरह यूरिया जो है ब्रेन में हाई होने की वजह से फ्लूइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और ब्रेन में पानी जमा हो जाता है। तो इसलिए डायलिसिस के कंडीशन में पेशेंट की बॉडी में डिसइक्विलिब्रियम फ्लूइड जो है डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। इन्फेक्शन एट एक्सिस साइट, जहाँ से ब्लड लिया जाता है उस साइड पे क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। देखो मैं हीमोडायलिसिस को एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ ताकि ब्रेन में एक इमेज बन जाए कि हीमोडायलिसिस प्रोसेस कैसे होता है और लंबा टाइम तक याद रख पाओ। तो मान लो ये पेशेंट की हैंड है, ये पेशेंट की हैंड है, हैंड के आर्टेरियल साइड से ब्लड को बाहर लाया जाता है। आर्टेरियल साइड से यानी कि आर्टरी वेनस फिस्तुला, आर्टरी वेनस फिस्तुला वेन के साथ आर्टरी कनेक्शन होता है। तो इस वेन में 2 ट्यूब पुट किया जाता है, एक ट्यूब से ब्लड को बाहर लाया जाता है और मशीन में फिल्ट्रेशन किया जाता है। फिल्ट्रेशन होने के बाद ये जो प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड दूसरे ट्यूब से इसी वेन के थ्रू बॉडी में रिटर्न किया जाता है। तो आर्टरी वेनस में फर्स्ट ये ट्यूब पुट करने के बाद ब्लड को बाहर लाया गया, ब्लड फ्रॉम आर्टेरियल साइड से ब्लड को लिया गया और ब्लड को खींचने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, तो मशीन में ब्लड पंप होता है, ब्लड को बॉडी से खींचता है। ये ब्लड को खींचता है स्टेडिली, मतलब कंटिन्यूअसली और स्लोली खींचता है और ब्लड खींचने के बाद भेजा जाता है फिल्ट्रेशन की तरफ, मशीन की तरफ ब्लड को भेजा जाता है। तो मशीन को देने से पहले ब्लड में क्या इंजेक्ट करता है, ब्लड थिनर यानी कि हेपरिन। हेपरिन क्या है, एंटीकोगुलेंट है, जो हम फार्माकोलॉजी में पढ़ चुके हैं। ये एंटीकोगुलेंट दिया जाता है ताकि ब्लड में क्लॉट ना बने, अगर ब्लड क्लॉट बन जाता है तो फिल्ट्रेशन में दिक्कत आएगा। तो ये ब्लड फिल्ट्रेशन डायलिसिस में भेजा गया। तो ये डायलिसिस में जब भेजा गया बाहर से, तब डायलिसिस फ्लूइड दिया जाता है, ये डायलिसिस फ्लूइड बाहर से दिया जाता है। ये देखो पेशेंट की बॉडी से ब्लड आया डायलिसिस पर्स में फिल्ट्रेशन कराने के लिए और डायलिसिस फ्लूइड जो है बाहर से दिया जाता है। ये डायलिसिस फ्लूइड के साथ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को ट्रीट करके दिया जाता है ताकि
जो ब्लड पेशेंट की बॉडी से लिया गया, इस ब्लड से वेस्टेज यानी कि यूरिया, क्रिएटिनिन, एक्सेस फ्लूइड को अपनी तरफ खींचे। तो ये डायलिसिस फ्लूइड एंड ब्लड जो है ये फिल्ट्रेशन पार्ट में क्या होते हैं, दो कंपार्टमेंट में होते हैं। मिक्सअप, ये डायलिसिस फ्लूइड एंड ब्लड जो है मिक्सअप नहीं होते हैं, दो पार्ट में कंपार्टमेंट होते हैं। और जब डायलिसिस फ्लूइड अपने तरफ खींच लेता है वेस्टेज प्रोडक्ट को, तब ये वेस्टेज डायलिसिस फ्लूइड बन जाता है और ये ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू बाहर भेजा जाता है। देखो फिल्ट्रेशन पार्ट में कौन सा दो कंपार्टमेंट होते हैं। ये ब्लड जो है पेशेंट की बॉडी से लिया गया, और दूसरा कंपार्टमेंट क्या है, डायलिसिस फ्लूइड जो बाहर से दिया गया वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के साथ ट्रीट करके। तो हम जानते हैं डायलिसिस फ्लूइड क्यों दिया जाता है, जो ब्लड में वेस्टेज प्रोडक्ट है यूरिया, क्रिएटिनिन को, ताकि डायलिसिस फ्लूइड अपने तरफ खींचे। यह डायलिसिस फ्लूइड यूरिया, क्रिएटिनिन ब्लड से अपने तरफ खींचेगा और वेस्टेज डायलिसिस फ्लूइड बन जाएगा। तो ये वेस्टेज डायलिसिस फ्लूइड ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू बाहर भेजा जाता है। और ये ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू बाहर भेजने के बाद जो प्योर ब्लड बन जाता है, डायलाइजर में जो फिल्ट्रेशन हो जाता है ब्लड, तो फिल्ट्रेशन होने के बाद ये प्योर ब्लड बॉडी में रिटर्न किया जाता है। देखो बॉडी में रिटर्न करने के पहले बावल ट्रैप से पास किया जाता है। बावल ट्रैप से इसलिए पास किया जाता है क्योंकि जब हम ब्लड को पेशेंट की बॉडी से निकलता है तब एयर घुस सकता है, एयर एंटर कर सकता है। तो एयर फ्री करने के लिए प्योर ब्लड में क्या होता है, बबल होता है, मतलब एयर घुस जाता है। तो एयर को रिमूव करने के लिए बावल ट्रैप से पास किया जाता है और ये प्योर ब्लड बैक टू आर्म वेनस साइड, ये प्योर ब्लड फिर से वही वेनस से क्या करेगा, पेशेंट की बॉडी में रिटर्न किया जाएगा। तो ये साइकिल जो है रिपीट होता है कंटिन्यूसली 3 से 5 घंटे तक, और ऐसे क्या करता है, पूरा बॉडी की ब्लड धीरे धीरे फिल्ट्रेशन हो जाता है। तो पहले क्या करते हैं, आर्टेरियल साइड से ब्लड को बाहर लाया जाता है। तो ब्लड को बाहर लाया जाता है और ब्लड को खींचने के लिए ब्लड पंप होते हैं मशीन में। ये ब्लड पंप ब्लड को पेशेंट की बॉडी से खींचता है और मशीन की तरफ लेके जाता है। तो मशीन में फिल्ट्रेशन कराने से पहले ब्लड थिनर यानी कि एंटीकोगुलेंट हेपरिन दिया जाता है ताकि ब्लड क्लॉट ना बने। और ये फिल्ट्रेशन पार्ट में क्या होता है, ब्लड फिल्ट्रेशन होता है। तो फिर डायलिसिस में डायलिसिस फ्लूइड दिया जाता है ताकि जो ब्लड पेशेंट की बॉडी से लिया गया वैसे यूरिया, क्रिएटिनिन को अपनी तरफ खींचे और एक्सेस फ्लूइड को भी खींचे। और देखो अगर ज़्यादा फ्लूइड हो जाता है तो ये एक्सेस फ्लूइड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू निकल जाता है। तो ये डायलिसिस फ्लूइड बाहर से डाला गया, लेकिन ध्यान रखना ये डायलिसिस फ्लूइड एंड ब्लड जो है दो कंपार्टमेंट में सेपरेट होते हैं, ये मिक्सअप नहीं होते। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू डायलिसिस फ्लूइड एंड ब्लड जो है सेपरेट होते हैं। तो डायलिसिस फ्लूइड अपने तरफ ब्लड से यूरिया, क्रिएटिनिन को अपने तरफ खींचेगा तो वेस्टेज डायलिसिस फ्लूइड बन जाता है। ये वेस्टेज डायलिसिस फ्लूइड इस ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। और जो प्योर ब्लड ऑलरेडी बन चुका है डायलाइजर में, ये प्योर ब्लड को पेशेंट की बॉडी में दिया जाता है। उससे पहले बबल ट्रैप के थ्रू पास किया जाता है ताकि ऑक्सीजन यानी कि एयर ना रहे ब्लड में। तो ये साइकिल जो है रिपीट होते हैं कंटिन्यूसली 3 से 5 घंटे तक। तो ऐसे क्या होता है, धीरे धीरे ब्लड बॉडी की पूरा ब्लड फिल्ट्रेशन होता है। और ये डायलिसिस जो है हफ्ते में 3 से 4 बार कराना पड़ता है। तो अब देखेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस जो है ये हम घर में भी कर सकते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस बॉडी के अंदर ही किया जाता है, ब्लड को बाहर नहीं निकाला जाता। पेरिटोनियल डायलिसिस यूजेस द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या यूज़ किया जाता है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कहाँ होते हैं, जो स्टोमक पार्ट है, स्टोमक में एक खाली स्पेस होते हैं पेरिटोनियल कैविटी। इस पेरिटोनियल कैविटी में पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होते हैं। ये मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, देखो जो हम हीमोडायलिसिस में पढ़े थे, जो डायलाइजर का पार्ट था, डायलाइजर में ब्लड और डायलिसिस फ्लूइड जो है दो कंपार्टमेंट में सेपरेट होता है। और ये इसमें क्या होता है, ये क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसी तरह पेरिटोनियल जो डायलिसिस है इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किस तरह काम करेगा,
पेरिटोनियल मेम्ब्रेन जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा इनसाइड द एब्डोमेन एज ए नेचुरल फिल्टर। तो ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन एक नेचुरल फिल्टर की तरह काम करता है, ब्लड को फिल्ट्रेशन करता है टू रिमूव वेस्ट एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड से वेस्ट जैसे यूरिया एंड क्रिएटिन एक्सेस फ्लूइड को रिमूव किया जाता है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है? पेरिटोनियल डायलिसिस यूजेस द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। पेरिटोनियल डायलिसिस में पेरिटोनियल मेम्ब्रेन यूज़ किया जाता है। जो हमारी स्टोमक पार्ट है, स्टोमक का पार्ट में पेरिटोनियल कैविटी में पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होते हैं। ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के एब्डोमेन के अंदर होते हैं, एज ए नेचुरल फिल्टर की तरह काम करता है टू रिमूव वेस्ट एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड से वेस्ट एंड एक्सेस फ्लूइड को निकाला जाता है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के थ्रू। हाउ इट वर्क्स, तो ये काम कैसे करते हैं? जो पेरिटोनियल डायलिसिस है, डायलिसिस फ्लूइड डायलिसिट इज पुट इनटू एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी में डायलिसिस फ्लूइड डाला जाता है। इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। डायलिसिस फ्लूइड को ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो मैं सिर्फ उसको डिफाइन कर रही हूँ कैसे होता है। डायलिसिस फ्लूइड डायलिसिट इज पुट इनटू एब्डोमिनल कैविटी। डायलिसिस फ्लूइड को एब्डोमिनल कैविटी में भेजा जाता है, पुट किया जाता है एंड वेस्ट प्रोडक्ट मूव फ्रॉम द ब्लड। और ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट जो है डायलिसिस फ्लूइड की तरफ चला जाता है इनटू द फ्लूइड दैट लीड्स टू ए फ्लूइड इज ड्रेन्ड आउट। तो इसके बाद क्या होता है? फ्लूइड को ड्रेन्ड आउट कैथेटर के थ्रू पेरिटोनियल कैविटी से, मतलब पेरिटोनियल कैविटी से ड्रेन्ड आउट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। तो ये कैसे होता है मैं डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। पेरिटोनियल डायलिसिस कैसे काम करता है देखो। हीमोडायलिसिस में हमने पढ़ा था कि हीमोडायलिसिस में ब्लड को बाहर निकाल कर फिल्ट्रेशन किया जाता है, लेकिन पेरिटोनियल डायलिसिस में बॉडी के अंदर ही फिल्ट्रेशन किया जाता है। तो मान लो ये क्या है? ये स्टोमक है, ये स्टोमक के खाली स्पेस है जिसको पेरिटोनियल कैविटी कहा जाता है, और ये क्या है? पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है। तो नाभि के नीचे क्या होता है? एक सॉफ्ट कैथेटर डॉक्टर पुट करते हैं इसमें। तो इससे क्या होता है? डायलिसिस फ्लूइड जो है दिया जाता है। इस डायलिसिस फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी में डाला जाता है। और जो ब्लड है हमारे बॉडी की ब्लड, तो डायलिसिस में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर के साथ ट्रीट करके डायलिसिस फ्लूइड को डाला जाता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो वो ब्लड में जो वेस्टेज प्रोडक्ट है अपने तरफ खींच के ले आता है। तो ये अपने तरफ खींच के ले आने के बाद क्या होता है? पूरा टॉक्सिन से ये डायलिसिस फ्लूइड बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है? 3 से 4 घंटे तक टाइम लगता है, 4 से 6 घंटे तक टाइम लगता है डायलिसिस फ्लूइड को टॉक्सिन होते होते। तो 4 से 6 घंटे टाइम, इस टाइम को क्या बोला जाता है? ड्वेल टाइम बोला जाता है। तो जब टॉक्सिन डायलिसिस फ्लूइड में भर जाता है, इस टॉक्सिन को निकाला जाता है इस सॉफ्ट कैथेटर के थ्रू ही वेस्टेज प्रोडक्ट को निकाला जाता है। तो ये हर दिन करना पड़ता है, लेकिन हीमोडायलिसिस जो है हफ्ते में 3 से 4 बार कराना पड़ता है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस का एडवांटेज क्या होता है? इट कैन बी डन एट होम। इसको हम घर में भी कर सकते हैं। नो नीडल रिक्वायर्ड। इसमें नीडल की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि देखो हीमोडायलिसिस में वेन से क्या होता है? वेन में एक ट्यूब पुट किया जाता है इस नीडल के थ्रू, और ट्यूब नीडल के थ्रू ही वेन में पुट किया जाता है। हम ट्यूब तो डायरेक्ट वेन में एंटर पुट नहीं कर सकते, तो इसलिए उसमें नीडल की ज़रूरत होती है। लेकिन पेरिटोनियल कैविटी में नीडल की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ कैथेटर की ज़रूरत होती है। कॉम्प्लिकेशन, तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकता है पेशेंट में? कैथेटर साइट इन्फेक्शन। कैथेटर जो नवल के आसपास पुट किया जाता है, तो उस साइड में इन्फेक्शन होता है। हर्निया होता है। हर्निया क्यों होता है? हर्निया में क्या होता है मेनली? हर्निया में जो नवल के जो सराउंड मसल है ये बहुत स्मूथ होता है, सॉफ्ट होते हैं। ये मसल क्या होता है? प्रोट्रूड हो जाता है हर्निया में, क्योंकि देखो नवल के आसपास से कैथेटर पुट किया जाता है, तो हर्निया होने के चांसेस होते हैं। हर्निया में नवल के आसपास जो मसल होते हैं ये मसल प्रोट्रूड हो जाते हैं। हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लूकोज के लेवल बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि जो हमने पढ़ा हीमोडायलिसिस पेरिटोनियल डायलिसिस, इसमें डिफरेंस क्या क्या है। हीमोडायलिसिस जो है हम हॉस्पिटल में करते हैं,
क्योंकि वो जो है मैं एक स्टैंडर्ड सेटअप की ज़रूरत होती है, एक मशीन की ज़रूरत होता है। और पेरिटोनियल डायलिसिस होम बेस्ड है, ये हम घर में कर सकते हैं। डायलिसर मशीन, इसमें डायलिसर मशीन की ज़रूरत होते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस में सिर्फ पेरिटोनियल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होता है। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन जो है पेरिटोनियल कैविटी के जो मेम्ब्रेन है, ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के काम करता है। और ये इसमें हेमोडायलिसिस में डायलिसर एक मशीन की तरह काम करता है। 3 to 4 टाइम्स पर वीक, तो एक हफ्ते में 3 से 4 बार हेमोडायलिसिस कराना पड़ता है, लेकिन पेरिटोनियल डायलिसिस डेली कराना पड़ता है। हाई कॉस्ट, हाई सेटअप, इसमें मशीन की ज़रूरत होता है तो हाई कॉस्ट होता है। और ये क्या है, लो कॉस्ट होता है। हाइपोटेंशन, बीपी क्या होता है, फॉल हो जाता है। और इन्फेक्शन होता है, जहाँ से ब्लड लिया जाता है, जहाँ से मतलब ट्यूब को पुट किया जाता है, इसमें इन्फेक्शन होता है। पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनाइटिस मतलब जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, पेरिटोनियल कैविटी में इस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन आ जाता है। हाइपरग्लाइसेमिया, तो बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज के लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो आज के लिए इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इस वीडियो को रिलेटेड कोई भी टॉपिक में डाउट आ रहे हैं तो कमेंट में पूछ सकते हो।